बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ज़हीरुद्दीन, बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी तक हमने पढ़ लिया था। आज इंशाल्लाह ताला अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और आगे जितने भी मुग़ल एम्पायर आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। आगे जितने भी कुछ इवेंट्स आएंगे तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जुड़ के रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, हमारे मुल्क की हिस्ट्री है, सलमान हुक्मरान थे उनकी हिस्ट्री है, तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। तो शुरू करते हैं जी। आज हम अकबर द ग्रेट को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है जी। इनका टेन्योर शुरू होता है 1556 से 1605, 1556 से 1605 तक तकरीबन 51 साल जो है ये हुकूमत करेंगे अकबर द ग्रेट। दुनिया 3 ग्रेट को मानती है, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। ये 3 द ग्रेट हैं जिनको दुनिया मानती है, आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये मैप ड्रा किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे पहले मैप है जी, ठीक है। इसके अंदर ये कश्मीर है, ये लाहौर, ये मुल्तान, उमरकोट और ये काबुल है। दूसरी तरफ इंडिया है, आगरा, ये ऊपर दिल्ली है, ये फतेहपुर सिकरी है जी, फतेहपुर सिकरी, ये राजस्थान है, ये दक्कन है और ये सूरत है, ठीक है। दोबारा आपको बता देता हूँ, ये एक एक जो ये ख़ास तौर पे इंडिया वाली साइड के हैं, आप गौर से देख लें क्योंकि आगे डिस्कस होंगे, बार बार डिस्कस होंगे, तो दोबारा आपको बताना ना पड़े, इसीलिए जहन नशीं इसको कर लें। दिल्ली है, ये आगरा है, इधर फतेहपुर सिकरी है, राजस्थान ये है, दक्कन, ये सूरत इस जगह पे नीचे की तरफ है बिल्कुल इंडिया के, ठीक है जी। आपने ये याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि हुमायूं की वफ़ात के बाद जब बैराम शाह ने अकबर की जो ताजपोशी है वहीं पंजाब के जंगलों में कर दी थी 1556 में। हुमायूं सीढ़ियों से गिर के फोत हो गया था और ये पंजाब में बगावतें कुचल रहे थे, तो वहीं पे बहराम शाह जो कि इनका वफादार था मूलों का, इसने इसकी ताजपोशी कर दी थी, ठीक है। अकबर की उम्र उस वक्त 14 बरस थी, सिर्फ कितनी, सिर्फ 14 बरस का था ये, क्योंकि इसकी 1542 की पैदाइश है और 1556 में इसके वालिद फोत हो गए। अब 14 साल का है, ठीक है। अब इसको सपोर्ट जो करेगा वो बहराम शाह इसको सपोर्ट करेगा, वो इनका सिपह सलार और फौजी जो सारा कंट्रोल था वो बहराम शाह के पास था उस वक्त, आपने याद रखना है, ठीक है। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में, उसी वक्त ही जब हुमायूं फोत होता है तो एक हिंदू राजा होता है हेमू, हेमू आप देखें HEMU, हेमू, हेमू जो है ये कब्ज़ा कर लेता है तख्त के ऊपर, ठीक है। फिर ये अपना तख्त रिकवर करने के लिए अकबर और बहराम शाह ये जंग लड़ते हैं, ठीक है, अकबर और बहराम शाह। फिर ये जंग जीत जाते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इसको कहा जाता है। टोटल 3 पानीपत की जंग है। पहली बाबर ने लड़ी थी, ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में, दूसरी ये लड़ रहा है, एक होगी 1761 में, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद फिर रेजेंसी पीरियड पूछता है, व्हाट वाज द रेजेंसी पीरियड ऑफ अकबर 1556 से 1560, देखभाल का दौर। इसके अंदर बहराम शाह ने इसकी देखभाल की, तकरीबन 4 साल का दौर है। 1556 जब ये आया और 1560 तक के चलता रहा, ठीक है। ये उसके बाद फिर इसने 2 साल अपनी माँ की बात मानी। इसकी एक सौतेली माँ थी महामंगा, ठीक है जी, महामंगा। 1560 से 1562 तक ये उसकी बात मानता था। असल जो इसकी वालदा थी उसका नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है, उमरकोट में इसकी पैदाइश हुई थी। तो ये अपनी सौतेली माँ की हर बात मानता था। सौतेली माँ अंदर से कुछ और चाहती थी। सौतेली माँ का एक बेटा था आदम खान, क्या नाम था जी, आदम खान। ये चाहती थी कि आदम खान अकबर की जगह जो है तख्त संभाले। तो ये इसके दरमियान में आड़ कौन था, बहराम शाह आड़ था, ठीक है, बहराम शाह के पास सारा कंट्रोल था। तो ये महामंगा क्या करती है, अकबर के कान भरती है इसके खिलाफ, बहराम खान के खिलाफ। अकबर इससे सारे के सारे इख्तियारात ले लेता है, उसके कहने पे, माँ के कहने पे सारे इख्तियारात वापस ले लेते हैं, ठीक। बहराम खान को ईरान वाली साइड पे भेज देते हैं। बहराम खान बेसिकली होता है ईरान वाली साइड का। तो ये वहाँ पे जा रहा होता है, तो रास्ते में ये आदम खान, इसका बेटा महामंगा का, 1561 में इसको कत्ल करवा देता है बहराम खान। अकबर को जब पता चलता है ना, इसको बड़ी अफसोस होता है, इसको बड़ा अफसोस लगता है। ये जो बहराम खान होता है इनके जद्दी पुश्ती वफादार होता है, इसकी काफ़ी हेल्प की होती है, इसकी परवरिश की होती है अकबर ने, ठीक है। उसके बाद फिर इसको समझ आ जाता है कि मुझे अब कोई समझाने वाला नहीं होता। अब अकबर बड़ा हो जाता है। 1562 की बात है, 1542 की पैदाइश है, 1562 अब ये चल रहा है, तो 20 साल का ये हो गया, ठीक है। 20 साल में ये जोधा बाई से, किससे, जोधा बाई से ये अकबर शादी कर लेता है, ठीक है। इसके बाद फिर ना अकबर के मुर्शद के बारे में बात कर लेते हैं। पीर सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, क्या नाम है इनके पीर का नाम, अकबर के पीर का नाम पीर सलीम चिश्ती। कहाँ के रहने वाले हैं, ये फतेहपुर सिकरी के रहने वाले थे, ठीक है जी। मसला क्या पेश आता है, अकबर की जो है औलाद नहीं हो रही होती, बड़ा परेशान होता है, अपने पीर साहब से जो है दुआ करवाता है। दुआ करवाने के बाद इसका बेटा पैदा हो जाता है। तो अजाजन हौसला इज़्ज़त अफजाई के लिए अपने पीर साहब के अपने बेटे का नाम रख लेता है शहज़ादा सलीम। क्या नाम रखता है जी, शहज़ादा सलीम अपने बेटे का नाम रख देता है एजाजन, ठीक है। शहज़ादा सलीम आगे जाके अपना नाम चेंज करता है, जहांगीर इसका नाम आगे बन जाता है। शेखू अकबर इसको प्यार से बुलाता है, किसको, शहज़ादा सलीम। इसकी पैदाइश कब होती है,
1569 की ये बात है, ठीक है। 1562 में इसकी शादी होती है, 1562 में 7 साल बाद 1569 में इसका बेटा पैदा होता है शहजादा सलीम जहांगीर। अकबर इतना करता है कि उसकी अपने पीर साहब की हौसला अफजाई के लिए अपना दारुल हुकूमत भी चेंज कर लेता है। फतेहपुर सिकरी को अपना जो है कैपिटल रखता है 14 साल तक। कब तक जी? 14 साल तक। 1559 में इसकी पैदाइश होती है शहजादा सलीम की, तो 2 साल बाद ये फतेहपुर सीकरी शिफ्ट हो जाता है अकबर 1571 से 1585 तक। 14 साल फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल रखता है, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर अब अकबर जंगे भी तो लड़ेगा ना। अकबर बैटल ऑफ हल्दी घाट होती है जी, बैटल ऑफ हल्दी घाट। उसी दौरान फतेह सीकरी में रहते हुए 1576 में बंगाल को फतह करेगा जी अकबर। राणा प्रताप सिंह उस वक्त बंगाल के रूलर होते हैं। अकबर की जंग होती है राणा प्रताप सिंह से, 1576 की बात है, आपने ये डेट्स याद रखनी है। अकबर ये जंग जीत जाता है, बंगाल को जो है फतेह कर लेता है अकबर हल्दी घाट की जंग के बाद, ठीक है जनाब। इसके बाद फिर जो है अकबर दीन इलाही लॉन्च करेगा जी 1582 में, ठीक है। मुजद्दिद के बारे में आपको बताता चलो, मुजद्दिद एक टर्म यूज़ होगी। कहा जाता है कि हर 1000 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा होता है। मुजद्दिद होता क्या है? मुजद्दिद दुरुस्तगी करने वाला था, जो लोगों में इस्लाम से, जो इस्लाम की सही तालीमात, दीन की तालीमात जो होती हैं, वो जब इंसान भूल जाता है तो उसको ठीक करने के लिए अल्लाह ताला एक मुजद्दिद पैदा फरमाते हैं। इस्लाम जिसको तारीख़ पहला मुजद्दिद मानती है वो कौन है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, इनको उम्र सानी कहा जाता है, ठीक है। बनु उमैया के ये दौर के थे। बनु उमैया जब शुरू हुई, बिगाड़ पैदा हो गया था बनु उमैया में, मुसलमानों में बड़ा बिगाड़ पैदा हो गया था। वो दीन से हट के चीज़ें करने लग गए थे। उन्होंने नाजायज़ प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया हुआ था, जायदादों पे कब्ज़ा किया हुआ था बनु उमैया ने। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इन सारी रवायतों को ख़त्म किया और जो कब्ज़ा था जायदादों का वो ख़त्म कर दिया। हालांकि सबसे पहले इन्होंने अपनी जो ज़मीन थी इनके कब्ज़े में, ये सबसे पहले इन्होंने गरीबों में तकसीम कर दी थी, ठीक है। ये पहले मुजद्दिद तारीख़ इनको मानती है। अच्छा, फिर जनाब अकबर ने क्या कहा? अकबर ने कहा अब दूसरा मुजद्दिद जो है वो मैं हूँ जी। अकबर ने कहा मुजद्दिद सानी मैं हूँ। ये बेसिकली फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद का कायल था, ठीक है। ये 2 फ़लसफ़े थे, एक फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, ये 2 हैं। ये मैं अभी आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। आपने बस यहाँ पे ये देख लेना, वहदतुल वजूद का कायल था अकबर। इसने दीन इलाही पेश कर दिया जी, दीन इलाही। दीन इलाही में इसने क्या किया? इसने कि सारे मज़हबों से ना इसने अच्छी अच्छी बातें तक इकट्ठी की और एक दीन पेश कर दिया, दीन इलाही। इसने कहा कि ये असल दीन है। लोग जो असल दीन था उसको भुला चुके हैं, अब ये असल दीन है, इस पे अमल किया जाए। तो अब ये क्योंकि सारे मज़ाहिब से अच्छी बातों को इसने इकट्ठा किया था, अब सारे मज़हब इसकी पैरवी करने लगे थे आहिस्ता आहिस्ता। हिंदू भी, सिख भी इसको तस्लीम करने लग गए थे, दीन इलाही, ठीक। वजह वहदतुल वजूद का फ़लसफ़ा भी था, ठीक है जनाब। अच्छा, अकबर साहब ने ये तो पेश कर दिया दीन इलाही। दीन बेसिकली होता है अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के लिए। इसने जनाब शिरकिया काम भी शुरू कर दिया। अकबर सजदे ताज़ीमी करवाया करता था। अकबर सजदे ताज़ीमी, जब भी कोई दरबार में आता तो सजदे ताज़ीमी किया करता था अकबर को, ठीक है। मगर तारीख़ फिर मुजद्दिद सानी इसको नहीं मानती थी अकबर को, ठीक है। अच्छा, 2 फ़लसफ़े मैंने आपको बताए, फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद और फ़लसफ़ा वहदतुल शहूद। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद आया था, इब्न अरबी ने पेश किया था जी, याद रखना है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो खुदा और जो बंदा है ना, ये एक ही वजूद थे पहले, ठीक है जनाब। तो ये जो बंदा है उसी वजूद से अलहदा हुआ टेम्परेरी तौर पे, ठीक है। बाद में ये उसी वजूद का हिस्सा बन जाएगा, इंसान उसी खुदा ताला के वजूद का हिस्सा बन जाएगा। ये फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद था। और इनका कहना था कि जो जितने भी मज़ाहिब हैं ये सारे बिल्कुल ठीक हैं, जितनी भी बातें करते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सारों का रास्ता जाता उसी खुदा की तरफ है। ये इसका फ़लसफ़ा था। लेकिन फिर शेख अहमद सरहिंदी साहब, हज़रत मुजद्दिद अल-इफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जिनको कहा जाता है, शेख अहमद सरहिंदी साहब खड़े हो गए जी। फ़लसफ़ा वहदत शहूद उन्होंने इसके जवाब में पेश किया। उन्होंने कहा कि खुदा ताला एक है, लेकिन हम बंदे उसकी गवाही देते हैं। वहदत शहूद, शहूद हम जो शहादत देते हैं कि अल्लाह ताला एक है, लेकिन इंसान और खुदा एक जिस्म नहीं हो सकते, एक वजूद कैसे हो सकते हैं। उन्होंने ये फ़लसफ़ा दिया। तो बेसिकली फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद के पेश में इन्होंने पेश किया था। तो शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम था, ठीक है। तारीख़ इनको मुजद्दिद सानी मानती है। अगर आपके पेपर में सवाल है कि मुजद्दिद अलिफ सानी कौन है, तो शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक, अकबर नहीं है। तो शेख अहमद सरहिंदी से पहले भी इनके उस्ताद साहब थे, उनका नाम था हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। इनके उस्ताद थे शेख अहमद सरहिंदी के। इन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी इस वहदतुल वजूद और दीन इलाही के। पूछ ले कि सबसे पहले दीन इलाही और वहदतुल वजूद के ख़िलाफ़ किसने आवाज़ उठाई? तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। फिर इनको कंटिन्यू आगे किया इन्हीं के शागिर्द हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने। आपने ये याद रखना है, ठीक है। अकबर के 9 रत्न डिस्कस कर लेते हैं। 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, ये किस्म की कैबिनेट थी अकबर की। उसके अंदर 9 लोग इसने बिठाए जो कि इंतहाई दानिशमंद और इंटेलिजेंट लोग थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर शख्स था वो था महीस दास बीरबल। क्या नाम था जी? महीस दास बीरबल। इसके अंदर 3-4 हिंदू थे
क्योंकि इसने जो काबीना बनाई अकबर ने, इसके अंदर हिंदू और मुसलमान इसने इकट्ठे रखे थे, ठीक है। तो ये 3-4 हिंदू थे, उनमें से ये वाहिद हिंदू था महिष दास बीरबल, जिसने दीन इलाही था अकबर का, इसने ये कबूल किया था, ठीक है। ये बेसिकली हिंदू था, ये वज़ीर ख़ारजा था जी अकबर का, वज़ीर ख़ारजा महिष दास बीरबल। उसके बाद फिर अबुल फ़ज़ल आया दूसरे नंबर पे, फिर ये तीसरे नंबर पे फैज़ी। ये दोनों भाई थे, अबुल फ़ज़ल भी और फैज़ी भी। अबुल फ़ज़ल वज़ीर आज़म था और सबसे बड़ा वज़ीर था ये कह लें अकबर का, और ये वज़ीर तालीम था फैज़ी, ठीक है। अबुल फ़ज़ल ने किताब भी लिखी अकबरनामा, अकबर के ऊपर एक किताब लिखी अकबरनामा, ये आईन अकबरी, ठीक है। यहाँ पे आईन अकबरी नहीं लिखा हो, आईन अकबरी इसको कहा जाता है, आईन अकबरी या फिर अकबरनामा। उसके बाद ये जो दोनों भाई थे, इन्होंने भी अकबर का दीन इलाही कबूल किया था, अबुल फ़ज़ल ने भी, फैज़ी ने भी। उसके बाद तानसीन, ये बेसिकली एक म्यूजिशियन था। पूछता है कि अकबर के 9 रत्न में म्यूजिशियन कौन था, वो तानसीन था, ये वज़ीर सकाफ़त इसको लगाया गया। फिर तोडार मल, इंतहाई काबिल आदमी था ये, फाइनेंस मिनिस्टर था, रेवेन्यू कलेक्टर था ये, वज़ीर ख़जाना था ये, ठीक है। शेर शाह सूरी हमने पहले पढ़ा, उसके दौर में था ये तोडार मल। तो अकबर ने स्पेशल इनको दरख्वास्त थी कि आप आएँ और हमारे लिए यहाँ पे खिदमत करें। तो सवाल पूछता है कि तोडार मल अकबर से पहले किस बादशाह के लिए खिदमत करता रहा, तो शेर शाह सूरी था जी वो, ठीक है जी। इन्होंने रोहतास फोर्ट भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया था शेर शाह सूरी के दौर में, इन्होंने तोडार मल ने, अपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर 5 नंबर मुल्ला दो प्याजा, इंटीरियर मिनिस्टर था बेसिकली, ये होम मिनिस्टर इसको कह लें। ये अकबर को गपशप सुनाता, तफरी मुहैया करता था ये अकबर को, ठीक है। उसके बाद मान सिंह, ये आर्मी का जो है सिपा सलार था, कमांडर इन चीफ था। फिर अब्दुल रहीम खान खान 8वें नंबर पे डिफेंस मिनिस्टर था। फिर फ़खरुद्दीन जो कि रिलीजियस मिनिस्टर था। ये थे जी 9 रतन, 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर इनको कहा जाता है, ठीक है। अकबर ने क्या किया, अकबर ने अक्र फरासत से जो है जंग से बचता था ये, इसने जंग से बचने के लिए क्या काम किया, हिंदुओं को बड़ा सराहा, ठीक है। गाय के जो है ज़िबा होने पर पाबंदी लगा दी, इन्होंने हिंदुओं की हौसला अफजाई की। जब भी कोई फैसला होता तो जज एक मुसलमान होता, साथ एक हिंदू लाजमी होता। इस तरह से इन्होंने सपोर्ट की हिंदुओं की, और हिंदू इससे बड़ा खुश थे। इससे इस तरह जंग नहीं करते थे, हमला नहीं करते थे इसके ऊपर। फिर राजपूत जो थे वो इन्होंने बड़ा हमला किया, मुग़लों को बड़ा नुकसान पहुंचाया राजपूतों ने। तो इनसे बचने के लिए अकबर ने इनके साथ रिश्तेदारियाँ शुरू कर दी, ठीक है। ये राजपूतों से भी इसने इस तरह से ताल्लुकात अच्छे किए थे, ठीक है। अकबर फिर 1605 में, कब जी, 1605 में जो है बीमार हो जाता है सख्त, और 1605 में वफ़ात पाया जाता है, ठीक है। फिर अकबर के बारे में क्या क्या पूछता है, क्या क्या बनवाया उसने। एक अटक फोर्ट पूछता है, अटक फोर्ट किसने बनाया, अकबर ने। आगरा फोर्ट किसने बनाया, एक तो है ताजमहल आगरा, वो तो शाहजहाँ बनवाएगा, लेकिन एक आगरा फोर्ट एक अलहदा से है। आगरा फोर्ट किसने बनाया, वो अकबर ने। फिर शाही किला लाहौर वाला शाही किला वो अकबर ने कंस्ट्रक्ट कराया, आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो लाहौर है ना, ये भी अकबर का कैपिटल है। अकबर ने कैपिटल चेंज किए हैं, कभी फतेहपुर सिकरी, कभी लाहौर। तो 14 साल फतेहपुर सिकरी और 14 साल ही लाहौर कैपिटल रहा है। 1585 से 1599 तक ये कैपिटल रहा है लाहौर अकबर का, ठीक है जी। तो अच्छा, अकबर के दौर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वहीं ब्रिटेन के अंदर ही 1600 के अंदर। लेकिन आए कि कब, इससे अगले जो रूलर है इन्हीं के बेटे शहजादा सलीम जहांगीर, उनके दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शहजादा सलीम शेखू, ठीक है। असल नाम ये था शहजादा सलीम। नूरुद्दीन जहांगीर इनको कहा जाता है जी, नूरुद्दीन जहांगीर। 1605 से और ये 1627 तक तकरीबन 22 साल ये हुकूमत बनती है, ये हुकूमत करेंगे, ठीक है। ये जहांगीर जो है थोड़ा इश्क मिजाज आदमी था, शहजादा सलीम एक इश्क मिजाज आदमी था। इसको पहले एक उसी दौरान जब अकबर ज़िंदा था, उसी दौरान एक नाचने वाली से इसको एक इश्क हो जाता है। उसका नाम था अनारकली, ठीक है जी। अनारकली का असल नाम पूछता है, नादरा बेगम है जी। अनारकली का असल नाम क्या है जी, नादरा बेगम, ठीक है। ये इसको इश्क हो जाता है, लेकिन अकबर को ये बात पसंद नहीं आती। अकबर क्या करता है, अपने वज़ीर आज़म अबुल फ़ज़ल को कह के अनारकली को कत्ल करवा देते हैं, ठीक है जनाब। अनारकली फिर फौत हो जाती है, 1599 की बात है, ठीक है। 1599, अभी अकबर ज़िंदा है, वो 1605 में जाके फौत होगा। 1599 में अनारकली को मार के फिर अनारकली लाहौर में जो है मदफून है, अपने याद रखना है, ठीक है। अनारकली लाहौर में मदफून है। अच्छा, जहांगीर को ये बात बड़ी नापसंद गुजरती है, वो अपने बाप से जंग करता है जी। जहांगीर अकबर पे हमला कर देता है, जंग तो हार जाता है। फिर अकबर जो है अपने बेटे को छोड़ देता है, आखिर तरस खा लेता है, ठीक है। फिर लेकिन जहांगीर क्या करता है, अबुल फ़ज़ल जिसने कत्ल किया होता है ना अनारकली को, 1602 में अकबर के मरने से 3 साल पहले अबुल फ़ज़ल को ये कत्ल करवा देता है, ठीक है। फिर 1605 में जब अकबर फौत हो जाता है, तो उसके बाद फिर ऑफिशियली ये मुग़ल रूलर बन जाता है जहांगीर जैसा कि आपको पता है कि इश्क मज़ाज आदमी है। फिर इसको दोबारा एक दफ़ा एक दरबारी की बेगम से इश्क हो जाता है। किससे, दरबारी की बेगम से। उसका नाम होता है महरुन्निसा से। ये 1611 में अकबर के मरने के 6 साल बाद 1611 में ये
शादी कर लेता है महरुन्निसा। फिर इसका नाम तब्दील करके नूर जहाँ कहला दिया जाता है। अच्छा जी, पहले इसको इश्क हुआ नारकली से जिसका नाम नादरा बेगम था, अब इसको इश्क हुआ था महरुन्निसा से। तो महरुन्निसा से इसने शादी भी कर ली थी 1611 में, ठीक है। महरुन्निसा का को क्या कहा जाता था, नूर जहाँ। महरुन्निसा किसकी बेगम थी, ये शेर अफगन एक दरबारी था यहीं पे, उसकी ये बीवी थी, ठीक है, उससे इसने शादी कर ली। अच्छा, जहांगीर बड़ा मशहूर पेंटर था जी, ठीक है, पेंटर था जहांगीर। ऐसा ज़बरदस्त पेंटर था कि तस्वीर को, पेंटिंग को देख के पहचान लेता था कि किसने बनाई है, इतना इसके पास फ़न था। मंसूर इसका शाही पेंटर था। पूछता जहांगीर का शाही पेंटर कौन था, मंसूर था जी। चेन ऑफ जस्टिस जहांगीर ने लॉन्च की थी, जो कि एक जंजीर अदल, एक रस्सी टाइप होती है, दरबार के बाहर लटक रही होती। जिस किसी को इंसाफ चाहिए होता था वो आगे इसको लटकाता और जहांगीर उसको बाहर आके उसकी बात सुनता था, ठीक है। इसका ताल्लुक इसका जाके इसके बेडरूम से था जहांगीर के, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी जहांगीर के दौर में आएगी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर विलियम हॉकिंग सबसे पहले आएंगे। कौन आएंगे? सर विलियम हॉकिंग 1608 में। कब? 1608 में जहांगीर से इजाज़त मांगे कि हम आपके मुल्क से जो है तिजारत करना चाहते हैं। अकबर इनको जो है इजाज़त नहीं देता और कहता है भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सूरत का मकाम मैंने आपको मैप में दिखाया, इंडिया के बिल्कुल नीचे है जी सूरत। ये उस वक्त तो इन्हीं के मुग़लों के हुकूमत में नहीं था, मुग़लों के अंडर नहीं था, काफ़ी ज़्यादा इलाका तो था, आस्ते आस्ते फैलते जा रहे थे, लेकिन जो नीचे सूरत का मकाम था वहाँ पे इनका होल्ड नहीं था। अंग्रेज़ फिर 1608 में आए पहले, फिर 1613 में 5 साल बाद आके सूरत में पहली कंपनी लगा देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1600 में ये बन गई थी अकबर के दौर में। पूछता है पहली इन्होंने जो कंपनी है या फैक्ट्री कब लगाई? 1613 में लगाई। किसके, कहाँ पे? सूरत, सूरत में, आपने याद रखना है, ठीक है। किसके दौर में लगाई? इस वक्त कौन था 1613 में? ये जहांगीर बैठा था, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली में जाता है सर थॉमस रॉय, अब बैठे हैं सूरत में, अब ये दिल्ली जाना चाह रहे हैं, दिल्ली के लोगों से और ये जो मुग़ल अम्पायर था इसके लोगों के साथ इजारत करना चाह रहे हैं। थॉमस रॉय जाता है 1615 में, 1615 में, और जाके कहता है हम तिजारत करना चाहते हैं, ठीक है। उस वक्त क्या होता है जी, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ बड़ा बीमार होता है। हिंदुस्तान के तमाम तबीब या मौलिज इन्होंने जवाब दिया होता है। सर थॉमस रॉय कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा जी, माय लॉर्ड, मैं आपकी मदद करूंगा। ये वहाँ से तबीब मंगवाता है ब्रिटेन से ज़बरदस्त किस्म के, और उसके बेटे का शाहजहाँ का इलाज करवा देता है। बदले में जहांगीर इनको परमिशन देता है कि आप ट्रेड कर लें, ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पे एक और MCQs बनता है। सबसे पहले तो 1608 में सर विलियम हॉकिंग आए। अगर सवाल पूछ ले कि सबसे पहला यूरोपियन, ये तो ब्रिटेन से थे ना, यूरोपियन कौन था जो कि यहाँ पे हिंदुस्तान में है? तो वास्को ड गामा था जो कि सबसे पहले हिंदुस्तान में आया था, ठीक है। पुर्तगाल का रहने वाला था, ये पुर्तगीज़ था, सबसे पहले पुर्तगीज़ आए। पुर्तगाल, इंग्लैंड, ये सारे के सारे यूरोप में, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। तो पुर्तगाल सबसे पहले 1498 में आया था तकरीबन, ये 1608 देख लें, 1498, 110 साल, 108 इस तरह ये बनता है, ठीक है। तो वास्को ड गामा में आया था सबसे पहले। क्या होता है, जहांगीर फोत हो जाता है। जहांगीर 1627 में जाके फोत हो जाता है। ये कहाँ पे मदफून है? शाहदरा में, लाहौर में शाहदरा में ये मदफून है, दरिया रावी के किनारे पे। पूछता है दरिया रावी के किनारे पे कौन सा मुग़ल बादशाह मदफून है? तो जहांगीर है जी, ठीक है। ये वाहिद मुग़ल किंग है जो कि आज के पाकिस्तान में मदफून है, ठीक है। कौन है जी? ये जहांगीर है। इसी की बेगम महरुन्निसा और इसका भाई आसिफ जहाँ, नूर जहाँ का भाई भी आसिफ जहाँ, ये दोनों को दोनों इसी के साथ ही शाहदरा में, लाहौर में, वहीं पे मदफून है, ठीक है। ये फिर जहांगीर हमारा मुकम्मल हो गया। इसके बाद इसका बेटा आता है शाहजहाँ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। शाहजहाँ का दौर है 1628 से 1658, पूरे 30 साल ये हुकूमत करता है। इसका नाम है शहज़ादा खुरम। इस सवाल में पूछता है बाबर, शाहजहाँ का असल नाम शहज़ादा खुरम, जहांगीर का असल नाम शहज़ादा सलीम, ठीक है। तो ये शादी करता है अर्जमंद बानो बेगम से। किससे जी? अर्जमंद बानो बेगम, जिसको ये कहता है मुमताज़ महल। शाहजहाँ अपनी बेगम को क्या कहता है? मुमताज़ महल। ये मुमताज़ महल बेसिकली आसिफ जहाँ की बेटी होती है, ठीक है, सिस्टर नहीं है, डॉटर ऑफ आसिफ जहाँ की डॉटर होती है, ठीक है, ये बेटी होती है। 1612 में उससे जो है शादी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको कन्फ्यूजिंग पॉइंट बताऊँ। मैंने जहांगीर के बारे में बताया, उसने 1611 में शादी की और उसी का बेटा 1612 में शादी कर रहा है। 1 साल बाद कैसे इतना बड़ा हो गया? तो ये बात यह है कि जहांगीर ने एक शादी तो नहीं की, कई, उसने तकरीबन 20 शादियाँ की थी। ये किसी और बीवी से था शाहजहाँ, तो उस वक्त तक ये बड़ा हो गया था 1612 में। तो 1612 में इसने शादी की, ठीक है। तो इसकी जो ये मुमताज़ महल बेगम थी, 1631 में इसकी वफ़ात हो जाती है। तो इसकी याद में शाहजहाँ उसके लिए, उसके ऑनर में ताज महल कंस्ट्रक्ट करवाता है जी, आगरा के अंदर, ताज महल आगरा में। तो आगरा को किसने आबाद किया था? सिकंदर खान लोधी ने, ठीक है। ताज महल किसने बनवाया? यहाँ पे शाहजहाँ ने बनवाया मुमताज़ बेगम के लिए, ठीक है। तो ताज महल किस फनकार ने बनाया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था, याद रखना, उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताज महल बनाया था, ठीक है।
1648 में मुकम्मल हुआ। कब मुकम्मल हुआ जी? 1648 में। और शुरू को हुआ था 1631 में, जब इसकी वाइफ फौत हो गई थी मुमताज़ महल 1631 में, तभी शुरू हो गया था। मुकम्मल होने का पूछता है, 1648 में ये मुकम्मल हो गया था, आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोबारा यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस आपको यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि बार बार आगे डिस्कस होंगी। ये आगरा है जी, ये दिल्ली है, ये मैसूर है, ये दुक्कन है, ये गुजरात है, यहाँ पे ऊपर ओध है, ओध, ओध भी एक रियासत थी, ठीक है जी। आपका मैं बता दी, आगरा है, ये मैसूर, दुक्कन, गुजरात, दिल्ली, ऊपर की तरफ यहाँ पे ओध है। ये आगे डिस्कस होंगे, आपने जहन नशीन ये कर लेना, ठीक है। अच्छा, जो ये शाहजहां का जो दौर था ना, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से गोल्डन पीरियड था। इसने सबसे पहले ताजमहल कंस्ट्रक्ट करवाया 1648 में। सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है, पूरी दुनिया से जो है ये सफ़ेद पत्थर इसने मंगवाए और ताजमहल कंस्ट्रक्ट करवाया, बड़ा खूबसूरत किस्म का। फिर लाल किला दिल्ली, लाल किला लाहौर तो अकबर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, लाल किला दिल्ली शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया। फिर शालीमार गार्डन भी, और 1642 में पूछता है शालीमार गार्डन कब बना? 1642 में, ठीक है। ये 1641 में शुरू होता है, वैसे 1642 पूछता है, ये डेट आपने याद रखनी है। अच्छा, शाही किला बनाया तो अकबर ने था, लेकिन उसके अंदर एक जगह शीश महल, शीश महल इसने जो है शाहजहां ने बनवाया था, आपने याद रखना है। फिर मस्जिद वजीर खान, ये भी लाहौर में है, पूछता है मस्जिद वजीर खान कहाँ पे? लाहौर में। ये भी शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। ये उसने क्यों कंस्ट्रक्ट करवाई थी आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ। ये शाही तबीब था इसका एक, शेख इल्मुद्दीन चन्योटी। पूछता है शाहजहां का शाही तबीब का क्या नाम था? शेख इल्मुद्दीन चन्योटी, जिसको वजीर खान के नाम से याद किया जाता था, पुकारा जाता था, उसके नाम पे इसने ये मस्जिद तामीर करवाई थी लाहौर में। फिर इसने पीकॉक थ्रोन, तख्ते ताऊस, इसने कंस्ट्रक्ट कराया था, आपने याद रखना है, ठीक है। तख्ते ताऊस ऐसा प्रीशियस ये थ्रोन था जिसके ऊपर कोहे नूर का हीरा, जो कि 1026 में जब महमूद गजनवी ने गुजरात में हमला किया था, वहाँ पे शिवाजी का मंदिर था, उसकी मूर्ति में से निकला था 1026 में। तो ये कभी इधर कभी उधर, तो अब इस वक्त इस तख्ते ताऊस में ये पेवस्त था, आपने याद रख लेना, ठीक है। तो शाहजहां का पीरियड मैंने आपको बताया गोल्डन पीरियड था कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, ठीक है। इसके बाद फिर इसके 4 बेटे थे जी। ये 4 बेटे आपस में ये लड़ेंगे, ठीक है। क्यों लड़ेंगे? तख्त हासिल करने के लिए, रूल हासिल करने के। सबसे पहले इसका बेटा दारा शिको, दूसरा औरंगजेब आलमगीर, मुराद, चौथा शुजा। तो इलाके इनके दरमियान तकसीम हुए हुए होते हैं, ठीक है। दारा शिको के पास कौन सा इलाका होता है? दारा शिको दिल्ली और आगरा में कंट्रोल कर रहा होता है। औरंगजेब आलमगीर दक्कन की रियासत में कंट्रोल कर रहा होता है। मुराद गुजरात में हुकूमत कर रहा होता है। शुजा बंगाल की रियासत पे हुकूमत कर रहा होता है, ठीक है। 1657 में क्या होता है? शाहजहां इनका बाप बीमार पड़ जाता है। बाप चाहता है कि दारा शिको जो है, ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी होती है, तो ये चाहता है कि ये तख्त संभाले इसके बाद। लेकिन फिर क्या होता है? 1657 की उसी साल की बात होती है, बाप बीमार होता है। शुजा छोटा ये बेटा और दारा शिको आपस में लड़ पड़ते हैं। दारा शिको जो है इसको जो है मार देता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद ये जो 2 भाई है, औरंगजेब आलमगीर और ये मुराद, ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और दारा शिको के साथ खिलाफ जंग लड़ते हैं, ठीक है। 1658 की बात है जी, ठीक है। बैटल ऑफ सामूगढ़ इसको कहा जाता है। सामूगढ़ के मकाम पे 1658 में जंग हो जाती है अगले साल, दारा शिको और दूसरी तरफ आलमगीर और मुराद, ठीक है। बेसिकली ये 2 नज़रियात की जंग हो जाती है। जो दारा शिको और ये जो शाहजहां होता है, ये वहदतुल वजूद के नज़रिए को तस्लीम मानते हैं, यकीन करते हैं। दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद जो होते हैं, ये वहदतुल शहूद, ये इस नज़रिए को मानते हैं, ठीक है। उस टाइम तक इंडिया में ये 2 नज़रिए फैल चुके होते हैं और इंडिया इन 2 नज़रियात में बढ़ चुका होता है। तो वहदतुल वजूद में देख लें तो सिख होते हैं एक तरफ, हिंदू और सिख हिंदू, और दूसरे जो लोग होते हैं वो इसको दारा शिकोह को सपोर्ट करते हैं। और इधर ये सख्त किस्म के कट्टर किस्म के मुसलमान जो होते हैं ना, ये औरंगजेब आलमगीर और मुराद को जो है सपोर्ट करते हैं। जंग होती है, जंग का नतीजा क्या निकलता है? औरंगजेब जनाब ये जंग जीत जाता है और बाप को कैद में डाल देता है। दारा शिको भाग जाता है, ठीक है जनाब, दारा शिको भाग जाता है और अगले साल 1658 में जंग होती है और 1659 में दारा शिको को ये कत्ल करवा देता है, ठीक है। अच्छा, बाप क्या चाहता है? कैद के दौरान औरंगजेब कम से कम ना बने, वो चाहता है कि जो मुराद इसके साथ है ना, ये तख्त को संभाले। औरंगजेब को जब ये बात चलती है ना पता, तो औरंगजेब मुराद को भी कैद में डाल देता है। और फिर 1661 में तकरीबन 2 साल बाद इसको भी फिर वहीं पे जहर दे के मरवा दिया जाता है, मुराद को भी कैद के अंदर ही, ठीक है। अच्छा, दारा शिको जो है ना, इसके बारे में कुछ MCQs बनते हैं। इनके उस्ताद के बारे में पूछते। दारा शिको के उस्ताद का नाम क्या है? हज़रत मियाँ मीर, ठीक है। हज़रत मियाँ मीर एक सिख दोस्त इंसान थे, सिख के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था इनकी। इसकी जो है दारा शिको की अच्छा एक किताब है, उसके बारे में पूछता है, मजमाउल बहरेन, ठीक है। इंग्लिश में कहता है मिंगलिंग ऑफ 2 ओशंस। पूछता है मिंगलिंग ऑफ 2 ओशंस के मजमाउल बहरेन किसकी किताब है? दारा शिको,
शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा है, उसकी ये किताब है, ठीक है, आपने याद रख लेना। अब 1658 में जब ये जंग जीत जाता आलमगीर, तो अब इस यहाँ से इसकी हुकूमत शुरू हो जाती है। 1658 से 1707 तकरीबन 49 साल हुकूमत करता है औरंगजेब आलमगीर, ठीक है जनाब। अच्छा, शाहजहाँ जो इसका वालिद था, इसके बारे में हमसे यूज़ बनता है, कितने साल कैद में रहा औरंगजेब आलमगीर ने इसको कितने साल कैद में रखा। 1658 से 1666, ठीक है, तो 8 साल ये जेल में रहा। ये सन आपने याद रखना है, पीरियड भी याद रखना है। 1658 में कैद हुआ जब इसने जंग जीती थी, और 1666 तक ये कैद रहा था, 8 साल तक, ठीक है। फिर कैद में ये वफात पाई शाहजहाँ ने। आगरा में दफन है जी, आगरा में ही कैद था, ठीक है। औरंगजेब आलमगीर की स्ट्रोंगेस्ट और सबसे बड़ी हुकूमत थी इधर बरसगीर में, सबसे मजबूत और सबसे फैली हुई हुकूमत किसकी थी? और औरंगजेब आलमगीर की। फिर इसने क्या काम शुरू कर दिया? बाप के साथ, बाप को कैद में रखा, भाइयों को कत्ल करके अब ये जनाब नेक बन गया। इसने क्या काम किया जी? ये टोपियाँ सिया करता था, ठीक है जी, टोपियाँ सिया कर करके रोज़ी कमाया करता था और उससे गुजारा किया करता था। बैतुल माल से, कौमी ख़जाने से ये कुछ भी नहीं लिया करता था, इसके बारे में ये कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके दौर में ना जीडीपी इकोनॉमी बड़ी मजबूत थी, लोग बड़े खुशहाल थे इस दौर में। अच्छा, बादशाही मस्जिद इसने तमीर का 1673 में, सन याद रखिएगा, 1673 में मुसलमानों को इसने मजबूत किया। इसने सिखों और जो अंग्रेज़ थे इनको बड़ा मारा इसने, औरंगज़ेब आलमगीर ने, क्योंकि एक तो ये इसके नज़रिए के ख़िलाफ़ थे, वहदतुल वजूद के ये फॉलोअर थे सिख ब्रिटिशर्स। इन्होंने सिख का एक मेन लीडर था बड़ा, गुरु तेज बहादुर। पूछता गुरु तेज बहादुर को किसने मरवाया, किसने कत्ल किया? तो औरंगज़ेब आलमगीर ने याद रखना है। इसने ऑफिशियली अकबर वाला जो दीन इलाही था, फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद वाला, इसने इसको ख़त्म किया, और वहदतुश शहूद वाला फ़लसफ़ा था उसको इसने स्ट्रॉन्ग किया था, औरंगज़ेब आलमगीर ने, आपने याद रखना। इसके बाद फिर लेटर मुग़ल शुरू हो जाते हैं आलमगीर के बाद, जो कि फिर 1707 से 1857 तक चलेंगे। इनके बारे में इतना कुछ खास नहीं है, ये बिल्कुल पपिट किस्म के थे, क्योंकि दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, वो भी अपनी तरफ से मजबूत होते जा रहे थे, ये अंग्रेज़ों के पपिट बन गए थे, ठीक है। अच्छा, पूछते लेता है औरंगज़ेब आलमगीर के बाद कौन आया? आज़म शाह आया 1707 में ही, 3 महीने ये रहा जी, ठीक है। 1707 में इसकी डेथ हो गई थी आलमगीर की। उसके बाद फिर बहादुर शाह वन आया 1707 1713, 6 साल तक रहा जी, ठीक है, 6 साल तक। एक और बहादुर शाह जफ़र भी है जो कि लास्ट रूलर था इसका मुग़ल सल्तनत का, वो बहादुर शाह सेकंड था, बहादुर शाह सानी। अभी हम बात करें बहादुर शाह वन की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2-3 और आए बहादुर शाह वन के बाद, उसको हमने नहीं देखना, कमीशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीला फिर आता आगे जाके 1719 में, इसका टेन्योर आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक ये हुकूमत करता है, तकरीबन 28-29 साल इसकी हुकूमत है। इंतहाई अयाश, इंतहाई निकट्ठू आदमी होता है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। नादिर शाह दुरानी जिसने 1736 में ईरान में फ़तह किया था, ईरान को फ़तह किया, फिर दिल्ली की तरफ आ रहा था। लोगों ने इसको बताया नादिर शाह दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो इसने जवाब में ये कहा, पर्शियन में एक कहावत कही थी कि अभी दिल्ली बड़ा दूर है, इसने ये कहा था उस वक्त। लेकिन 1739 में ये आ गया था, नादिर शाह पहुँच गया, और इसने फिर हमल तैयारी शारी की मोहम्मद शाह रंगीले ने, लेकिन ये जंग हार गया। हालांकि मोहम्मद शाह के पास बहुत बड़ी फ़ौज थी, उसके बावजूद भी नादिर शाह ने इसको जंग हरा दी, और दिल्ली को नादिर शाह ने बर्बाद कर दिया, लूटा। और 3 दिन तक नादिर शाह ने अपने को इजाज़त दी कि दिल्ली को जो सामने आया उसको लूटो, और इन्होंने जो है दिल्ली को बर्बाद कर दिया था, ठीक है। इसको बैटल ऑफ करनाल कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह जिस जंग में लड़े उसको क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ करनाल, आपने याद रखना है, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला जंग हार गया, और नादिर शाह ने क्या किया? तख्ते ताऊ से कोह नूर वाला हीरा चुराया और वापस अपने ईरान में भाग गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मोहम्मद शाह रंगीला लास्ट रूलर था जो कि तख्ते ताऊस पे बैठा, ठीक है। पहला कौन था जी? शाहजहां था जिसने बनवाया, लास्ट ये था मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद फिर नादिर शाह चुरा के ले गया था ये कोह नूर का हीरा। अब मुग़ल पीरियड को थोड़ा पॉज करते हैं, इसके ये क्योंकि इतना ख़ास नहीं है कमीशन के लिहाज से, हमने टू द पॉइंट पढ़ना है। कुछ और मेजर इवेंट्स होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी होगी जी 1757 में, 757। इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं, यहाँ पे जो बंगाल है ना, बंगाल में जो रूल था नवाब कर रहा था, अली वर्दी ख़ान नवाब था। 1756 में वफात पा जाता है। इसके बाद जो आता है वो नवाब सराजुद्दौला, इसका पोता रूलर बन जाता है। ये अंग्रेज़ों के बड़ा ख़िलाफ़ होता है, अंग्रेज़ों को बड़ा मारता है। ये क्या काम करता है? वहीं बंगाल वाली साइड पे एक विलियम फोर्ट होता है, विलियम फोर्ट अंग्रेज़ों का एक फोर्ट होता है, ये वहाँ पे हमला करता है और ये उनको मारता है और कैदी बना लेता है, ठीक है। कैदी बना के और इनको कैद कर लेता है जी। 20 जून
1756 की बात है, जून का महीना है जी, 20 जून 1756 में, एक छोटे से कमरे में, तो जून का महीना होता है, छोटे से कमरे में उनको कैद कर लिया होता है। कुछ तादाद होती है इनकी अंग्रेज़ों की, गर्मी की वजह से जो है छोटे से कमरे में इन जो अंग्रेज़ होते हैं इनकी जो है वफात हो जाती है, ये मर जाते हैं। ठीक है, इस इंसिडेंट को अंग्रेज़ क्या कहते हैं? ब्लैक होल इंसिडेंट, ब्लैक होल ट्रेजिडी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका बदला लेने के लिए नवाब सिराजुद्दौला से फिर अंग्रेज़ इससे जंग लड़ते हैं, लॉर्ड क्लाइव इससे जंग लड़ते हैं। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव आता है, उसको पता है कि नवाब सिराजुद्दौला का इलाका है बड़ा मजबूत है, तो वो क्या करते हैं, इसका एक सिपह सलार है मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र सिपह सलार को ख़रीद लेते हैं, इसको ख़रीद लेते हैं, और ये जनाब नवाब सिराजुद्दौला आगे अंग्रेज़ फोर्स से लड़ रहा होता है, पीछे से मीर जाफ़र का बेटा होता है मीरा, ये नवाब सिराजुद्दौला को पीछे से कत्ल कर देता है। इस तरह से फिर बाद में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं अंग्रेज़, पपिट सब बन जाता है, ये उन्हीं की बात मानता है। ठीक है, फिर आगे जाके थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी जी 1761 में, 1761 की ये बात है। ठीक है, 1761 में अब नवाब सिराजुद्दौला जो है वो मर गया। ठीक है, मीर जाफ़र पपिट एक है अंग्रेज़ों का, दिल्ली में जो है मरहट्टे आ रहे थे, दिल्ली में मरहट्टे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। दिल्ली में मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो बड़ी फ्रेजाइल, बड़ी कमज़ोर होती जा रही थी, बड़ी हालत ज़ार हो जा रही थी मुसलमानों की। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, दावत देते हैं अहमद शाह अब्दाली दुरानी, ये नादिर शाह का जो है ना रिश्तेदार होता है, अहमद शाह अब्दाली ये दुरानी, इसको दावत देता है कि आप आएँ और यहाँ पे हमला करें और हुकूमत बनाएं और मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग करें। ये आके लड़ता है मरहट्टों से। ठीक, किससे लड़ता है? मरहट्टों से लड़ता है। 1761 की बात है, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली, एक तरफ मरहट्टे, पानीपत के मकाम पे, थर्ड बैटल ऑफ पानी, 1761 की ये बात है। अहमद शाह अब्दाली जंग जीत जाता है, लेकिन वहाँ पे हुकूमत नहीं बनाता, वापस ये अपना अफगानिस्तान जाता है और मुसलमान मुग़ल किंग आलम शाह सानी के ये हवाले करके चला जाता है। ठीक है जनाब, अब न्यू रूलर ऑफ दिल्ली कौन है? आलम शाह सानी। कब आया? 1761 में आया जी, आपने याद रखना। अहमद शाह अब्दाली के बारे में एकदम से कुछ बनते हैं, ये मुल्तान में पैदा हुआ था जी, अब्दाली रोड भी है मुल्तान में। अच्छा, अफगानिस्तान का एक फाउंडिंग फादर है, जैसे हम आज पाकिस्तान में फाउंडिंग फादर किसको मानते हैं? कायद-ए-आज़म को, उसी तरह आज जो करंट अफगानिस्तान वाले हैं वो किसको फाउंडिंग फादर मानते हैं? इसे अहमद शाह अब्दाली को मानते हैं, आपने ये याद रखना। इसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर होगी जी, बैटल ऑफ बक्सर 1764 की बात है, 3 साल बाद फिर एक जंग होगी। इसमें क्या होगा, दिल्ली में आलम शाह सानी आ गया था 1761 में, बंगाल में मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आ गया था बंगाल में, वो एक स्टेट थी वहाँ नवाब सिराजुद्दौला रूल कर रहे थे, ये मिल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं। ठीक है जनाब, मीर कासिम ये गद्दार नहीं था, मीर जाफ़र था वो गद्दार था, इसने तो अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी। सर हेक्टर मिनरो दूसरे तरफ थे, कौन थे जी? सर हेक्टर मिनरो। हेक्टर मिनरो साहब इनको हरा देते हैं। ठीक है, ये जंग जीत जाते हैं, बाकी दो तो इनको मार देता है, मीर कासिम को भी सिराजुद्दौला के, आलम शाह सानी बच जाता है, इसको एज अ पपिट जो है ना ये दिल्ली में बिठा देते हैं। 1806 तक ये जाके हुकूमत करेगा, 1764 की ये बात है, 1806 आगे जाके ये हुकूमत करेगा, तकरीबन 30 साल ये हुकूमत करेगा। ठीक है, तो आलम शाह सानी का ये टेन्योर भी देख लें, 1761 में आया और 1806 तक ये जाएगा। ठीक है, ये बैटल ऑफ बक्सर थी। इसके बाद फिर मैसूर रियासत है, मैंने आपको अभी मैप में दिखाया, अब वहाँ पे ये जंगें शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अब अंग्रेज़ जो है हमले करते जा रहे थे, इलाके इनके पास आ रहे थे, अभी हमला करते हैं मैसूर की तरफ। मैसूर जो है ना इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है हिंदुस्तान की, वहाँ पे सारे के सारे मज़ाहिब बड़े खुश होते हैं, GDP इकोनॉमी बड़ी मजबूत होती है, हर चीज़ की फरावानी होती है। रूलर कौन होता है? हैदर अली, नवाब हैदर अली। कैपिटल पूछता है मैसूर का, श्रीरंगम पटना उसका कैपिटल था मैसूर का। फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर कब हुई? 1760 से 1769 तक, 1767 से 1769 तक ये जंग चलेगी। एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ हैदर अली ये जंग आराम से हरा देते हैं इनको। ठीक है, दूसरी दफ़ा फिर अंग्रेज़ हमला करते हैं, सेकंड बैटल ऑफ मैसूर फिर होगी, 1780 में होगी, 1784 तक जाएगी। इसमें क्या होता है, एक तरफ अंग्रेज़ होते हैं, दूसरी तरफ नवाब हैदर अली और इसी का बेटा नवाब फ़तेह अली ख़ान टीपू होगा। कौन होगा जी? नवाब फ़तेह अली ख़ान टीपू, आपने याद रखना। अच्छा, जंग के दौरान ये 1780 में शुरू हुई थी ना, 1782 में हैदर अली की वफ़ात हो जाती है, 1782 में ये शहीद हो जाता है, ज़ख्मी होता है थोड़ा सा, फिर ये शहीद हो जाता है। अब फ़तेह अली ख़ान टीपू है ना, अब ये नवाब ऑफ मैसूर बन जाता है। कब? 1782 में। सवाल पूछता है फ़तेह अली ख़ान टीपू नवाब ऑफ मैसूर कब बने? 1782 में। टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर थे, पूछ लेता टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था जी? फ़तेह अली ख़ान। ठीक है जी, तो इस तरह से ये फिर जंग जीत गया था। सेकंड बैटल ऑफ मैसूर टीपू जीत गया था। फिर आगे जाके थर्ड बैटल ऑफ मैसूर फिर होती है, एक तरफ टीपू सुल्तान होगा, दूसरी तरफ लॉर्ड
कॉर्निविलास होगा जी, ये नाम आपने याद रखने हैं ये वाले, ठीक है। पहले जो है ना फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर और सेकंड बैटल, इसके नहीं याद रखने, थर्ड और फोर्थ के आपने याद रखने। एक तरफ लॉर्ड कॉर्निविलास, ये क्या करता है, दुक्कन की रियासतें ना आसपास की, उनको अपने साथ मिलाता है और दीगर रियासतों को अपने साथ मिलाता है, क्योंकि इनसे ये बड़े परेशान होते हैं कि मैसूर इनसे फतह नहीं हो रहा था अंग्रेज, तो ये इस तरह से इनको एक अलाइड बनाते हैं, एक अलाइंस बनाते हैं, इस तरह से हमला करते हैं। 1790 तक की जंग चलती है। टीपू सुल्तान ये जंग हार जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। अपने जब मिल जाए तो जंग फिर हारनी है। अंग्रेज इससे फिर मुआहदा करता है, ठीक है। अंग्रेज से मुआहदा करता है कि जो मैसूर की रियासत है वो तावान भरेगी और हुकूमत के पाबंद रहेगी, ठीक है। जमानत के तौर पे टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेज साथ ले जाते हैं। इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगम पटना। क्या याद कहा जाता है जी? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगम पटना, अपने याद रखना। फिर चौथी बैटल ऑफ मैसूर होती है जी, इसमें 1799 में जाके, 1792 के बाद फिर 1799, 7 साल बाद फिर टीपू सुल्तान फिर जंग लड़ता है। उसके पास क्योंकि रॉकेट की टेक्नोलॉजी होती है, रॉकेट की टेक्नोलॉजी, ये एक रॉकेट फेंकता था, 100-200 बंदे मर जाते। अंग्रेज़ों के पास सिर्फ बंदूक थी, एक एक बंदे को बंदूक से मारते थे। तो इस तरह से ये मजबूत था टीपू सुल्तान, इसको बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो कहता है देख लेंगे जब आएंगे अंग्रेज़। तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ का सिपा सलार होता है लॉर्ड वेल्सले। ये क्या काम करते हैं अंग्रेज़, इसके जो सिपा सलार होता है मीर सादिक, उसको ख़रीद लेते हैं सिपा सलार को। मीर सादिक का नाम है, मीर जाफिर और मीर सादिक ये मशहूर गद्दार हैं हिंदुस्तान या बरसगीर के। वफादारों की बात करें तो बहराम खान है, ठीक है जी। बहरहाल मीर एक जंग से एक दिन पहले मीर सादिक क्या करता है, उन सारे के सारे रॉकेट्स को ज़ाया कर देता है, पानी छोड़ देता है उनमें। तो टीपू कहता है कि ले आओ जी सारे के सारे मिसाइलों को, बताया जाता है वहाँ तो सारा का सारा पानी है, वो तो सारे ज़ाया हो गए। अब क्या करता है ये टीपू, निकलता है दरबार से कुछ जनाब फौज लेके। अब ये मीर सादिक क्या करता है, मीर सादिक पीछे चला जाता है वापस किले में और किले के दरवाजे बंद कर देता है। अब टीपू सुल्तान आगे जंग है और पीछे किला भी बंद है, इसके साथ कुछ फौजी होते हैं, उन कुछ फौजियों के साथ आगे जाता है और लड़ता है बहादुरी से, और लड़ के फिर इस तरह से ये शहीद हो जाता है टीपू सुल्तान, ठीक है। ये कहता है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्धरों की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। इसने फिर ये प्रूव करके दिखाया, इसने अंग्रेज़ों के साथ लड़ा, डट के लड़ा, ठीक है। हालांकि थोड़ा था फिर भी आखिरी दम तक लड़ता रहा, काफ़ी उनका नुकसान किया, फिर आखिर में ये शहीद हो गए। अब ये अंग्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता सारे सारे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करते जा रहे थे। तो नेक्स्ट आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कुछ इवेंट्स होंगे, फिर जंग आज़ादी होगी 1857 वाली, फिर इसके बाद फिर ये उर्दू हिंदी तनाज़ा, गांधी जिन्ना टाक्स और ये सारे आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो कुछ 2-3 लेक्चर्स रह गए हैं, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर इसमें इंशाल्लाह ताला कवर करा दूँगा, ठीक है। तो आपके से दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है जी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।